गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है प्रतीक खंडेलवाल। मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में एज ए लेक्चरर वर्क कर रहा हूं। जैसा कि हम लोग अपने पिछले वीडियोस में बात कर रहे थे आपके सब्जेक्ट ME 303 जो कि है थर्मल इंजीनियरिंग एंड हीट ट्रांसफर, उसमें हमने जो नोजल चैप्टर था वो फिनिश किया था। देन अब हम आगे सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सेकंड चैप्टर जो है आपका स्टीम टरबाइन, उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। तो देखिए, ये जो आपका चैप्टर है स्टीम टरबाइन, इसके अंदर हम लोग बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझेंगे कि स्टीम टरबाइन क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है, क्या इसका प्रिंसिपल है, देन ये कितने टाइप्स का होता है, कहाँ कहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं हम लोग, और क्या क्या इसमें और लाइक इसके वर्क डन एफिशिएंसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये चैप्टर जो है आपके सिलेबस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में मिनिमम टू मिनिमम 15 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब ये चैप्टर आपका जो कि है नाम स्टीम टरबाइन। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यही समझेंगे हम लोग कि स्टीम टरबाइन होता क्या है। आप लोगों ने देखिए अब तक पढ़ा होगा, स्टीम इंजन हमने पढ़ा था। अब क्या जरूरत पड़ी कि हमें स्टीम टरबाइन भी बनाना पड़ा। तो अभी हम ये पूरा डिस्कशन इसके अंदर करेंगे, कैसे ये वर्क करता है, कैसे ये ज़्यादा यूजफुल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्या है ये, इट इज़ ए पावर प्रोड्यूसिंग टर्बो मशीन्स। हम जानते हैं कि कंप्रेसर हो, टरबाइन हो, ये सब क्या होते हैं, पावर टर्बो मशीन्स होते हैं। अब जो टरबाइन है वो क्या है, पावर प्रोड्यूसिंग है, जबकि जो कंप्रेसर है वो पावर एब्जॉर्बिंग होता है हमारा। It is the one of the most important prime mover for the generating electricity। जो मेन एक सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है स्टीम टरबाइन का वो आता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ पे स्टीम टरबाइन को वाइडली यूज किया जाता है। किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। अब हम बात करते हैं लाइक सिंगल यूनिट कैसे ये पावर किस रेंज में ये पावर प्रोड्यूस करता है। तो देखिए, एक सिंगल यूनिट ऑफ स्टीम टरबाइन कैन डेवलप पावर रेंजिंग फ्रॉम 1 मेगावाट टू 1000 वाट। जो इसकी रेंज है देखिए काफी वाइड है, 1 मेगावाट से ये 1000 मेगावाट तक पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जगह जगह हमारे देखिए ऑल ओवर द वर्ल्ड में अलग अलग पावर प्लांट्स हैं, तो वो किस भी कैपेसिटी के हो सकते हैं। तो जनरली जो कैपेसिटी होती है वो 1 मेगावाट, 2.5 मेगावाट, 5 मेगावाट, 10 मेगावाट, 30 मेगावाट, 120 मेगावाट, 210 मेगावाट, 250 मेगावाट, 350 मेगावाट, 500 मेगावाट, 660 मेगावाट एंड 1000 मेगावाट, ये कॉमनली यूज किए जाते हैं इस कैपेसिटी के। जैसे आप कोई भी अगर पावर प्लांट आप देखते हैं, थर्मल पावर प्लांट, तो आप सबसे पहले क्या पूछेंगे कि उसकी कैपेसिटी क्या है। तो वो कैपेसिटी कैसे डिसाइड की जाती है, वो डिनोट की जाती है मेगावाट से, कितने मेगावाट पावर प्रोड्यूस वो कर रहा है। तो ये जनरल एक रेंज है, इनमें से किसी भी रेंज का वो पावर प्लांट हो सकता है। ठीक है, अब बात आती है कि एफिशिएंसी की। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ए मॉडर्न स्टीम टरबाइन पावर प्लांट अबोव 120 मेगावाट, जो 120 मेगावाट से ऊपर के पावर प्लांट्स हैं अभी मॉडर्न, उन सब की जो एफिशिएंसी है काफ़ी अच्छी हो गई है। 38 to 40% एफिशिएंट वो हो रहे हैं। जबकि हम जानते हैं कि एक स्टीम इंजन में हम लोग मैक्सिमम एफिशिएंसी 25 to 30% ही ला सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि क्या मेन पर्पस है इसका। जो मेन पर्पस है स्टीम टरबाइन का वो है, the main purpose of turbine is to extract the maximum quantity of energy from the working fluid and convert it into the useful work with maximum efficiency। तो वही बात है कि इसमें जो हमारा स्टीम है वो हमारा वर्किंग फ्लूइड है, वो स्टीम की जो एनर्जी है उसकी मैक्सिमम क्वांटिटी को हमें उसमें से एक्सट्रैक्ट करना है, देन उसे हमें कन्वर्ट करना है हमारे यूजफुल वर्क के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है, और एक अच्छी एफिशिएंसी के साथ भी, तो यहाँ पे भी हम वही करते हैं, स्टीम की एनर्जी को हम लेकर उसे हम कन्वर्ट करते हैं रोटेट काइनेटिक एनर्जी रोटेटिंग पावर में, एंड उससे हम जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमारा मेन पर्पज है टरबाइन का। अब आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल एंड ऑपरेशन ऑफ स्टीम टरबाइन। इसमें हम मेनली समझेंगे कि कैसे एक स्टीम टरबाइन ऑपरेट कर रहा है या फिर किस प्रिंसिपल पे वो वर्क कर रहा है।
अब देखिए वो देख लेते हैं हम लोग कि प्रिंसिपल ऑफ द स्टीम टरबाइन इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द स्टीम इंजन। एंड द स्टीम इंजन प्रेशर एनर्जी इज यूज्ड। देखिए आप मेन जो है अंडरलाइन कीजिए, जो स्टीम इंजन में क्या होता है, प्रेशर एनर्जी यूज की जाती है और डायनेमिक एक्शन जो स्टीम का होता है उसे नेग्लिजिबल माना जाता है। लेकिन स्टीम टरबाइन के अंदर इसका कंप्लीटली अपोजिट होता है। स्टीम टरबाइन जो होता है वो कंप्लीटली आपका डिपेंड करता है डायनेमिक एक्शन ऑफ स्टीम पे। कैसे, देखिए आपको बता देते हैं कि इसका जो मेन प्रिंसिपल है ये वर्क करता है, इट वर्क्स और ऑपरेट ऑन द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे करता है, जो क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो रेट ऑफ चेंज एक फोर्स, एक्सटर्नल जो फोर्स होता है वो डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है और ये यहाँ पे वर्क करता है। यहाँ पे क्या होता है कि स्टीम की जो मोमेंट होता है, मोमेंटम होता है, उसकी रेट में चेंज होता है, उसकी वजह से एक फोर्स डेवलप होता है और वही फोर्स हमें आगे की पावर प्रोवाइड करता है। तो ये आपने देखा कि मेन जो डिफरेंस है स्टीम इंजन में क्या होता था कि वहां पे स्टैटिक एनर्जी या प्रेशर एनर्जी को हम लोग यूज करते थे। यहाँ पे हम लोग डायनेमिक एक्शन को यूज करते हैं। यहाँ पे स्टैटिक प्रेशर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल रहा है और ये जो है मेनली न्यूटन के सेकंड लॉ पे बेस्ड है। अब न्यूटन के सेकंड लॉ में हम बात करें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो किसका रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉज्ड इन द स्टीम बाय अलाउइंग ए हाई वेलोसिटी जेट ऑफ स्टीम to pass over curved blade। देखिए the steam will impart a force on the blade। अब आप इस फिगर को देखिए, इस फिगर के अंदर ये एक मैंने ब्लेड बनाई है, ये एक नॉर्मल ब्लेड है टरबाइन की, जिसमें क्या हो रहा है कि स्टीम c1 वेलोसिटी से यहाँ पे एंटर कर रही है और वो इसके थ्रू ग्लाइड करते हुए इसके ऊपर c2 वेलोसिटी से यहाँ से निकल रही है। अब ये क्या है, ये ब्लेड जो है ये फ्री है, यहाँ पे ये रोटेट कर सकती है। लेकिन अब क्या होगा, जब वहां से वेलोसिटी हमारी ये जो स्टीम आएगी ये इसके ऊपर आएगी और यहाँ से निकलेगी, तो इसकी जो मोमेंटम है उसमें चेंज होगा। क्यों? क्योंकि तो डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक फोर्स जनरेट होगा और वो फोर्स क्या करेगा, वो फोर्स हमारे इस ब्लेड को रोटेट करेगा। इस ब्लेड को रोटेट करेगा, इससे क्या होगा, ये ब्लेड जो है हमारी, ये हमारी रोटर से फिक्स्ड होती है और रोटर हमारा उस शाफ्ट पे माउंट होता है, जो शाफ्ट कनेक्ट होती है जनरेटर से। अब जैसे ये मूव होंगी तो रोटर मूव होगा और रोटर के मूव होने से हमारी वो शाफ्ट मूव होते हुए हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी। तो इस तरह से इसका ये मूवमेंट रहता है। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए एक इसमें और आपको बता रहे थे कि बेसिकली स्टीम आती कहाँ से है, जो इसका मेन फंक्शन होता है स्टीम। हम देखिए स्टीम टरबाइन जो पावर प्लांट होता है वहां पे बॉयलर होता है, बॉयलर के अंदर हम लोग वाटर को गर्म करके उसे स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। जो स्टीम होती है वो बॉयलर से आती है और सबसे पहले टरबाइन में जाने से पहले वो एक नोजल या एक पैसेज में एक्सपैंड होती है। वो एक्सपैंड होती है जहाँ पे क्या होता है, उसका जितना भी प्रेशर होता है वो आपका डिक्रीज होता है और उस थर्मल एनर्जी ऑफ स्टीम को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम में। तो सबसे पहले क्या होगा, वाटर बॉयलर में जाएगा, बॉयलर से स्टीम में कन्वर्ट होगा, स्टीम जो जाएगी वो नोजल में जाएगी। नोजल क्या करती है, नोजल एक एक्सपैंडिंग डिवाइस है, वो आपकी स्टीम को एक्सपैंड करेगी और ये जो एनर्जी उसकी होगी उसको वो काइनेटिक एनर्जी में आपके चेंज कर देगी। और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा तो इसका रिजल्ट में क्या निकलेगा, एक हाई वेलोसिटी जेट ऑफ स्टीम निकलेगी, जो हमारे क्या करेगी, हमारी मूविंग वेन और जो ब्लेड्स हैं उस पे वो आके अटैक करेंगी या हिंसा होगी। और वो जो मूविंग ब्लेड है हमारी वो रोटर से अटैच है, जो कि माउंटेड है हमारे शाफ्ट पे, जैसा कि मैंने आपको बताया, सपोर्टेड ऑन द बियरिंग्स। अब क्या होगा, यहाँ पे स्टीम जो है आप देख पा रहे हैं, जैसे कि आपको ब्लेड में भी मैंने बताया था कि एक चेंज ऑफ डायरेक्शन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ब्लेड में कि यहाँ से आके ये ऐसे निकलेगी। तो ये इसी तरह से बनाई जाती है कि ये डायरेक्शन चेंज होगी। डायरेक्शन चेंज होने से क्या होगा, हमारा मोमेंटम चेंज होगा। मोमेंटम चेंज होने से क्या होगा, हमारा वो फोर्स जनरेट होगा। जो फोर्स होगा वही हमारा ड्राइविंग फोर्स ऑफ द टरबाइन होगा, जो हमें टरबाइन को वर्क प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। अब बात करते हैं, देखिए वो ब्लेड की फोर्स कितना जनरेट होगा या कब मैक्सिमम जनरेट होगा, ये हम लोग देखते हैं थोड़ा बहुत।
तो सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट वो रहेगा वो ब्लेड का ही रहेगा कि ब्लेड का क्या है। अभी तो हमने क्या कहा, ये ब्लेड फ्री है, लेकिन अगर इस ब्लेड को मैं फिक्स कर दूं, आप समझिए कि इस ब्लेड को अगर मैं फिक्स कर दूं तो क्या होगा। तो ये जो वेलोसिटी, जो स्टीम आएगी वो इसके ऊपर आएगी और अपने आप चली जाएगी। जब इस ब्लेड को ही फिक्स कर रखा है तो कोई वर्क इस पे वो देगा नहीं, तो वो क्या होगा कि जिस वेलोसिटी से वो स्टीम आई थी उसी वेलोसिटी से वो स्टीम निकल जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो फोर्स होगा वो तो मैक्सिमम होगा, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो डबल हो जाएगी। लेकिन जो वर्क डन हमें चाहिए था, जो हमें वर्क चाहिए था, वो हमें मिल ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि ये ब्लेड जो थी हमें फिक्स कर दी थी। लेकिन अब सेकंड केस की बात करते हैं कि हम इस ब्लेड को अब मूवेबल करा रहे हैं या फ्री रख रहे हैं इसको, जिससे ये हमारा वर्क जनरेट करेगी। लेकिन अब जब वर्क जनरेट कर रही है तो इसमें मैक्सिमम वर्क कब होगा? देखिए ये आपको आगे भी पता चलेगा, और ये आपको मैं बता दे रहा हूं अभी कि जब जो स्टीम की इनलेट वेलोसिटी है उसकी हाफ वेलोसिटी होगी किसकी? ब्लेड की। जब ब्लेड उसकी हाफ वेलोसिटी से मूव करने लगेगी तब जो हमें वर्क डन मिलेगा वो मैक्सिमम वर्क डन हमें मिलेगा। और एक और केस हम बात करते हैं कि क्या हो जाए कि जो ब्लेड की वेलोसिटी है इतनी ज्यादा हो जाए कि वो स्टीम की वेलोसिटी के बराबर ही हो जाए। तो इस केस में क्या होगा, आपका जो फोर्स होगा वो भी जीरो होगा और जो वर्क डन होगा वो भी जीरो होगा। तो आपने समझा, या तीन केसेस हमने बात करें। एक तो हमारा ब्लेड फिक्स था जिसमें हमने बात करा कि वो जिस वेलोसिटी से आएगा उसी से निकल जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, फोर्स मैक्सिमम होगा लेकिन वर्क डन जीरो होगा। सेकंड केस, जब हम इसको मूव करवा रहे हैं और इसकी जो वेलोसिटी है ब्लेड की वो जो है स्टीम की वेलोसिटी की जस्ट हाफ है, तो वहां पे हमें जो मिलेगा वो मैक्सिमम वर्क डन मिलेगा। और तीसरा जो केस है वो है कि जो ब्लेड वेलोसिटी है वो किसके बराबर हो गई? स्टीम की वेलोसिटी के। तो वहां पे जो हमें वर्क डन मिलेगा वो जीरो मिलेगा और फोर्स भी वहां पे जीरो होगा। अगर हमें यहाँ पे मैक्सिमम वर्क डन चाहिए तो आप जानते हैं कि जो स्टीम की वेलोसिटी है वो एग्जिट पे एकदम नेग्लिजिबल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जितनी स्टीम काइनेटिक एनर्जी अपनी लेके आई थी वो सारी की सारी वो इसको ट्रांसफर कर देनी चाहिए, तभी हमें मैक्सिमम वर्क मिलेगा। तो इसलिए जो मैक्सिमम वर्क की बात करते हैं तो जनरली हम लोग जो एग्जिट वेलोसिटी है उसको नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं। तो ये हमने बेसिक ऑपरेशन देखा है अभी स्टीम टरबाइन का, यही सब यहाँ पे नोटेड भी है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं आराम से। ड्राइविंग फोर्स के बारे में जो केसेस थे वो मैंने आपको बताए। अब इसके आगे हम लोग आज का लेक्चर खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम टरबाइन एंड एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ स्टीम टरबाइंस। तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और आज हमने जो देखा कि बेसिकली स्टीम टरबाइन होता क्या है, कैसे इनके पावर प्लांट्स होते हैं, कैसे कैपेसिटीज देखी जाती हैं और कैसे ये बेसिक ऑपरेट करता है, तो वो आप सब समझिए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का जो कि है क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।